स्टूडेंट, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग की आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं वैल्यूएशन चैप्टर पर, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा सिंकिंग फंड, सैलवेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, जिसे हम जंक वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। तो हम देखते हैं जितने भी कंपटीशन के एग्जाम हम देते हैं तो उनमें ये पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट्स से रिलेटेड हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आज की क्लास में उन सभी पॉइंट्स पर हम डिस्कस करेंगे, उन सभी पॉइंट्स पर हम विचार करेंगे जो हमारे कंपटीशन की दृष्टि से, कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे उसमें बन सकते हैं पॉइंट्स। उन सब पॉइंटों को हम डिटेल एग्जाम्पल के साथ हम उनको समझेंगे। तो चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट, जिसमें हम समझने वाले हैं सिंकिंग फंड, जिसे हिंदी में कहते हैं शोधन निधि के बारे में। तो क्या होता है सिंकिंग फंड? देखें, आपके पास सपोज कीजिए कोई एक प्रॉपर्टी है होटल, यानी आपके पास एक संपत्ति है होटल और इससे आपकी इनकम हो रही है, यानी वो इनकम जो टोटल आपकी इनकम है उसमें से आप कोई भी किसी भी टाइप का रिपेयर, मेंटेनेंस या चौकीदार या जो भी आपका मैनेजमेंट उस होटल के अंदर वर्क कर रहा है, कोई भी आप उसके अंदर क्या कर रहे हैं, उसमें डिडक्शन नहीं कर रहे हैं। यानी आप टोटल इनकम की बात कर रहे हैं, इस होटल से कितनी इनकम हो रही है, वही इनकम हमारी क्या कहलाती है? ग्रॉस इनकम कहलाती है। यानी कि किसी भी संपत्ति से, ध्यान से समझेंगे इन पॉइंट को, किसी भी संपत्ति से उसकी लाभकारी आयु में, यानी उसकी यूटिलिटी लाइफ में, कब तक वो हमारी अच्छी तरह वर्क करती रहेगी, क्योंकि कोई भी हमारा होटल जो हमारा कंक्रीट स्ट्रक्चर का है कभी ना कभी तो खराब होगा ही, यानी हम, और जब तक वो हमारा वर्क करता रहेगा उस एज को हम क्या कहते हैं? बेनिफिशियल एज ऑफ स्ट्रक्चर, या फिर हमारी लाभकारी आयु या यूटिलिटी लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर। तो जब तक हमारा स्ट्रक्चर उपयोगी है तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी का लाभकारी आयु के अंतर्गत, यानी लाभकारी आयु में ही हम क्या करें, उससे होने वाली ग्रॉस इनकम, यानी जो हमारी इस होटल से कुछ ना कुछ तो आप कमा ही रहे होंगे, जो आपकी इनकम हो रही है, यानी जो ग्रॉस इनकम हो रही है, तो किसी भी स्ट्रक्चर का, यानी किसी भी प्रॉपर्टी का, किसी भी संपत्ति का लाभकारी आयु के अंतर्गत क्या करें, उसकी ग्रॉस इनकम का कुछ हिस्सा हमारा, यानी कुछ पार्ट हमारा क्या करते हैं, एनुअली इंस्टॉलमेंट के रूप में जमा कर दिया जाएगा। और लाभकारी आयु के बाद हमें दोबारा से, यानी जब इसकी लाभकारी आयु, हम कंक्रीट स्ट्रक्चर की लाभकारी आयु कितनी मानते हैं? 80 ईयर। तो इसकी लाभकारी आयु के बाद हमें क्या करें, कुछ इतना फंड हमें वापस मिल जाए जिससे हम क्या करें, एक न्यू होटल का कंस्ट्रक्शन करवा सकें। तो वो ही फंड हमारा क्या कहलाता है? सिंकिंग फंड कहलाता है। तो अब इसको हम समझते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट देखें। किसी भी संपत्ति के लाभकारी आयु समाप्त होने पर, यानी कि अभी इसको हम इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करेंगे, किसी भी संपत्ति के लाभकारी आयु समाप्त होने पर, यानी जब उसका यूटिलिटी पीरियड है उसका समाप्त होने पर हम क्या करें, उससे पुनः निर्माण के लिए, उसको दोबारा से बनाने के लिए हम क्या करें, समयबद्ध तरीके से, यानी कि टाइम टू टाइम हम क्या करें, एनुअली हम क्या करें, एक इंस्टॉलमेंट जमा करें। समयबद्ध तरीके से जो फंड एकत्रित किया था, जो फंड हम एकत्रित कर रहे हैं, जो हम क्या करें, फंड एक्यूमुलेट कर रहे हैं, उसी फंड को हम क्या कहते हैं? सिंकिंग फंड, यानी शोधन निधि के नाम से हम उसको जानते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं और अच्छी तरीके से देखें कि किसी संपत्ति में होने वाली ग्रॉस इनकम का कुछ हिस्सा, यानी कि हम क्या कहें कि किसी भी संपत्ति से जो हमारी ग्रॉस इनकम हो रही है, यानी इस होटल से जो ग्रॉस इनकम हो रही है उसमें से आप कह रहे हैं कुछ हिस्सा अलग कर दें, कुछ हिस्सा अलग करके क्या करें, फंड के रूप में, यानी एनुअल इंस्टॉलमेंट के रूप में आप जमा करते चले जाएं, वो आपका फंड के रूप में एकत्रित होता चला जाएगा। और आफ्टर यूटिलिटी लाइफ, यानी जब इसकी आयु पूरी कंप्लीट हो जाएगी इस होटल की, तो दोबारा नया होटल बनाने के लिए आपको एक फंड मिलेगा, उसे आप क्या कहते हैं? सिंकिंग फंड के रूप में आप उसको जानते हैं। तो किसी भी संपत्ति के ग्रॉस इनकम का कुछ हिस्सा फंड के रूप में जमा किया जाता है, कुछ हिस्सा हम क्या करें, फंड के रूप में जमा करते रहते हैं, जिस पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलती है, यानी हमें क्या, जिस पर चक्रवृद्धि ब्याज सहित लाभकारी आयु के अंत में, यानी जब उसका यूटिलिटी लाइफ खत्म हो जाएगी तब उसके अंत में मूल लागत का, यानी जो उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हुई थी, यहां पर मूल लागत का 90% हो जाए, या 90% हमें वो सिंकिंग फंड के रूप में मिल जाए, तो वही हमारा क्या कहता है, इंस्टॉलमेंट, वही एनुअल इंस्टॉलमेंट हम न्यूमेरिकल्स में ज्ञात करते हैं। तो वही फंड जो हमें मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे? सिंकिंग फंड कहते हैं। अब बात आई कि अगर इस बिल्डिंग में 90-100% अगर इसका हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट था, तो हमें वापस कितना मिल रहा है? 90% हमें सिंकिंग फंड के रूप में वापस मिल जाएगा। लेकिन फिर समस्या यही आई कि 10% कहाँ गया? तो देखिए, हमें तो क्योंकि स्ट्रक्चर बनाने के लिए 100% पैसा चाहिए, तो उस 10% कहाँ मिला? 10% हमें मिलता है, प्लस 10% हमारी क्या मिलती है? इसी स्ट्रक्चर को जो बेचेंगे स्क्रैप वैल्यू की फॉर्म में हमें पैसा, नहीं कबाड़ी मूल्य के रूप में हमें कुछ पैसा देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल हमें आज की डेट में जो हमने 100% पैसा इसे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में लगाया है, तो हम क्या करें, इसमें से जो ग्रॉस इनकम हो रही है, जो भी आप कमा रहे हैं, उसमें से कुछ हिस्सा उसकी लाभकारी आयु में
जो उसका यूटिलिटी लाइफ में आप उसको कुछ अलग करते रहें और उसको फंड के रूप में जमा करते रहें, और जब उसकी लाभकारी आयु खत्म हो जाएगी, जब वो एंड हो जाएगी, तब इसको हम तुड़वा देंगे और तुड़वाने पर हमें कुछ 10% स्क्रैप वैल्यू मिल जाएगी और 90% हमें सिंकिंग फंड के रूप में कुछ पैसा मिल जाएगा। तो वो जो किस्त हम भरते हैं उसे हम कहते हैं एनुअल इंस्टॉलमेंट, और जो पैसा जो हमें मिल रहा है उसे हम क्या कहते हैं, सिंकिंग फंड के रूप में उसको हम जानते हैं। तो अब देखिए आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी संपत्ति की लाभकारी आयु समाप्त होने पर उसके दोबारा रिकंस्ट्रक्शन के लिए समयबद्ध तरीके पर जो फंड एकत्रित किया था उसे हम क्या कहते हैं, सिंकिंग फंड उसे हम कहते हैं। अब समझते हैं, इसको हम इंग्लिश में समझ लेते हैं। देखें कि ए सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्रॉस इनकम, यानी एक कुछ ग्रॉस इनकम का कुछ निश्चित हिस्सा इज सेट असाइड नॉर्मली एज सिंकिंग फंड, यानी उसे हमें यानी कि एक जो ग्रॉस इनकम का जो हमारा कुछ निश्चित हिस्सा हम क्या करें, उसे अलग करते रहें, जमा करते रहें सिंकिंग फंड के रूप में टू एक्यूमुलेट, यानी क्यों कर रहे हैं, ताकि इकट्ठा करते रहें द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन व्हेन लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज ओवर, यानी जब बिल्डिंग की उम्र ओवर हो जाए, यानी बिल्डिंग का जो लाभकारी आयु पूरी कंप्लीट हो जाए, तब हमें क्या मिल जाए, उसका रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसा मिल जाए, यानी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हमें दोबारा से मिल जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंकिंग फंड के रूप में हम पैसा जमा करते रहते हैं। आगे द ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिएटिंग सिंकिंग फंड, ये कह रहा है कि क्रिएटिंग फंड का क्रिएटिंग जो हमने जो सिंकिंग फंड को क्रिएट किया है उसका क्या उद्देश्य है। द ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिएटिंग सिंक फंड, यानी सिंक फंड को क्रिएट करने का क्या उद्देश्य है, टू एक्यूमुलेट सफिशिएंट मनी टू मीट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी हम क्या करें, ये सिंकिंग फंड जमा करने का उद्देश्य हमारा यही है कि उसकी लाभकारी आयु के अंत में जब उसकी एज पूरी हो जाए तो हमें वहां से क्या मिल जाए, पूरा एक पैसा मिल जाए वापस, और रिप्लेसमेंट द बिल्डिंग आफ्टर इट्स यूटिलिटी पीरियड, ताकि हम बिल्डिंग को रिप्लेस कर सकें और दोबारा नई वहां पर बना सकें तो उसकी लाभकारी आयु के बाद। तो ये था हमारा सिंकिंग फंड के रूप में हम जमा करते रहते हैं वो पैसा, और ये हमारे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, पॉइंटों पर ध्यान देना है कि ये कुछ भी आपको इसमें से क्वेश्चंस पुट अप कर सकता है। आगे है नेक्स्ट, द फंड विच इज ग्रेजुअली एक्यूमुलेट टू एनुअल डिपॉजिट, यानी ऐसा फंड जो धीरे धीरे वार्षिक तौर पर वार्षिक किस्त के रूप में हम उसको इकट्ठा करते रहते हैं। फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग को रिप्लेस करने के लिए, नई बिल्डिंग बनाने के लिए, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ और इस टर्म, यानी जब उसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो जाती है तो इस टर्म सिंकिंग फंड, यानी मैंने तमाम तरीकों से आपको समझाने की कोशिश करी कि सिंकिंग फंड हमारा क्या होता है। आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं कि सिंकिंग फंड क्या होता है। ध्यान देंगे कि सिंकिंग फंड से हमें किसी भी कंस्ट्रक्शन की 90% ही कॉस्ट मिलती है, यानी हमें जो चाहिए, क्यों मिलती है 90% कॉस्ट, क्योंकि जो स्ट्रक्चर हमारे पास ऑलरेडी है, हम ऐसा एज्यूम करते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि लगभग, एग्जैक्ट तो नहीं, लगभग हमें 10% कबाड़ी मूल्य इसका मिल जाएगा, तो हमें फिर 90% की जरूरत होगी। तो 90% के लिए, यानी स्ट्रक्चर की जो कॉस्ट है उसमें 90% के लिए ही, सपोज कीजिए 10 लाख रुपए में आज आपने ये होटल बनवाया और आप एक एज्यूम कर सकते हैं, तो उसमें से आपको 9 लाख रुपए आपको सिंकिंग फंड के रूप में आपको वापस चाहिए, तो उसके लिए आपके लिए एनुअल इंस्टॉलमेंट बनाई जाएगी। जबकि ये अगर कंक्रीट का, मैं स्टैंडर्ड बातें कर रहा हूं यहां पर, जबकि हमारा कैसा है, कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, तो कंक्रीट के स्ट्रक्चर की मैंने यहां पर लिखा हुआ है, कंक्रीट स्ट्रक्चर की जो हमारी लाभकारी आयु है उसकी 80 ईयर एज्यूम करते हैं। तो 80 ईयर बाद हमें क्या मिल जाए, इसमें से 10 लाख का बनवाया तो 9 लाख हमें मिल जाए सिंकिंग फंड के रूप में, और 10% यानी कि 1 लाख हमें किसके रूप में मिल जाएगा, स्क्रैप वैल्यू के, क्योंकि इसके अंदर जब इसको हम तोड़ेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे हमारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल जैसे कि ब्रिक, वुड, टिम्बर और हमारे जैसे कि स्टील वगैरह हमें मिलेगी, तो उसको बेचकर भी हमें कुछ पैसा मिलेगा। तो पैसा हम ये मान लेते हैं कि स्क्रैप वैल्यू के रूप में हमें 10% ही मिलता है। चलिए, ये तो हो गई हमारी इसकी बात, तो सिंकिंग फंड के बारे में। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स की अगर हम बात करें तो सिंकिंग फंड को निकालने के लिए, सिंकिंग फंड के एनुअल इंस्टॉलमेंट को निकालने के हमारे पास फार्मूला होता है S × I अपॉन 1 + I की पावर n - 1, या इसको कभी कभी एग्जाम में आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा कि I = S × R अपॉन 1 + R की पावर n - 1। अब इसमें I क्या है, S क्या है, उसको समझते हैं। I हमारी एनुअल इंस्टॉलमेंट, यानी सिंकिंग फंड लेने के लिए हमारी वार्षिक किस्त, यानी एनुअली हम कितना रुपया सिंकिंग फंड के रूप में हम जमा करेंगे। तो देखें, वार्षिक किस्त हमारी होती है I, तो एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए। अब आती है S क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड, यानी सिंकिंग फंड का टोटल अमाउंट, जो कि कितना होता है 90% ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, 90% कंस्ट्रक्शन हमें सिंकिंग फंड के रूप वापस चाहिए। तो फंड टू बी एक्यूमुलेट, यानी टोटल अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड, यानी सिंकिंग फंड का टोटल अमाउंट जो कि हमें इकट्ठा करना है,
लेकिन एक विशेष बात याद रखनी है इसके अंदर कि जब हम एस की वैल्यू लगाते हैं तो इसके अंदर लैंड कॉस्ट यानी जमीन का मूल्य और स्क्रैप वैल्यू नॉट ऐड यानी ऐड नहीं करेंगे, तो नो लैंड कॉस्ट एंड स्क्रैप वैल्यू ऐड इन दिस वैल्यू, यानी एस हमारी क्या है, एस हमारी है कि उसके अंदर जमीन की कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन देखें यहाँ पर कि एक पुराना भवन 3.5 लाख रुपए में खरीदा गया जिसमें 50,000 रुपया भूमि का है। अब इसमें हमारा इस रुपए में भवन खरीदा गया यानी जमीन खरीदी गई पूरी जिसमें बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें 50,000 भूमि का ही मूल्य बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब हम एनुअल इंस्टॉलमेंट हम ज्ञात करेंगे तो उस केस में हम ये 50,000 रुपया ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि एस में हम लैंड कॉस्ट और स्क्रैप वैल्यू को ऐड नहीं करते हैं। अब आगे आता है आई और एन, यानी आई और एन क्या है, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर। वी कैन यूज इन डेसिमल, जब इस फार्मूले में यूज करेंगे तो इसको हम नंबर्स में चेंज करके डेसिमल में चेंज करके इसको हम यूज करते हैं। तो चलिए, तो ये था हमारा कि सिंकिंग फंड क्या होता है, यानी सिंकिंग फंड हमारा क्यों यूज कर रहे हैं हम, सिंकिंग फंड क्या है, कैसे इसके कुछ हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में डिस्कस करी। अब इस न्यूमेरिकल को हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सिंकिंग फंड के इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा एस। एस क्या है यहाँ पर देखें, एस यहाँ पर हमारा होगा कि एस क्या है, 3.5 लाख रुपए। यहाँ पर देखें टोटल हमारे बिल्डिंग कॉस्ट निकालेंगे सबसे पहले हम। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, बिल्डिंग कॉस्ट यानी जो भवन हमने खरीदा है वो कैसे निकालेंगे हम, इसमें से 3.5 लाख में से हम क्या कर देंगे 0.5 लाख यानी आधा लाख हम क्या करेंगे, हम घटाएं 50,000 रुपये हमने घटा दिया। क्यों, एक पुराना भवन खरीदा गया इतने रुपए में 3.5 लाख रुपए में, उसमें से हमने क्या किया, जिसमें से हमने 50,000 रुपये भूमि का मूल्य है। तो भूमि का मूल्य हमने पहले ही लिख रखा है कि एस की वैल्यू में हम जमीन की कॉस्ट नहीं जोड़ेंगे। तो हमने 3.5 लाख में से जब आधा लाख घटाया तो हमारे पास कितना बचा, यानी ये तो हमारी वैल्यू किस में, लाख में चल रही है। अब मैं इसको पूरा कन्वर्ट करके लिख दूँ तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 2 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 3 लाख रुपये हमारा हो गया टोटल बिल्डिंग की कॉस्ट। अब देखें इस बिल्डिंग कॉस्ट में हमारी जो लाभकारी आयु दे रखी है 30 साल, यानी ये बोला है कि ये भवन कितना चलेगा, 30 साल चलेगा। अब 30 साल बाद हमें क्या चाहिए, हमें इस बिल्डिंग कॉस्ट का 90% हिस्सा ही हमें सिंकिंग फंड के रूप में वापस चाहिए। तो इसका 90% निकालेंगे तो एस बराबर हो जाएगा हमारा 30 यानी 3 लाख गुणा कितना 90% अगर हम निकाल देंगे तो 1 2 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो हमारा कितना निकलेगा 2,70,000 रुपये, 1 2 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। तो ये हमारा हो गया 2,70,000 रुपये हमें किसके रूप में देखने को मिलेगा, ये हमें एस की वैल्यू आ गई हमारी, यानी कि एस हमारा वो अमाउंट है सिंकिंग फंड के रूप में हमें जमा करना है। मैंने अभी बताया ना, टोटल अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड टू बी एक्यूमुलेट, यानी वो अमाउंट जो आपको सिंकिंग फंड के रूप में एकत्रित करना है, इकट्ठा करना है। तो इसके लिए अब एनुअल इंस्टॉलमेंट हमारी कैसे आएगी, तो अब हमारा बहुत आसान हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम फार्मूला पुट कर देंगे ये वाला। तो देखें जरा, इसका अगर हम फार्मूला पुट करेंगे तो क्या निकल के आएगी वैल्यू, तो यहाँ से हम आई बराबर एस की वैल्यू कितनी आई है, एस की वैल्यू हमारी आई है यहाँ पर 2,70,000 रुपये, 2,70,000 गुणा हमारी जो ब्याज की दर कितनी है 4%, जिसको हम केस में चेंज करना है यूज इन डेसिमल, तो उसे 4% को अगर हम कन्वर्ट कर देंगे तो 0.04 हो जाएगा अपॉन, अगर हम बात करें आगे है 1 + i यानी 1 + i, तो 1 + i की वैल्यू कितनी है 0.04, तो 1 + i कर देंगे कितना हो जाएगा 1.04 की पावर हमारी हो जाएगी 30 - 1, यानी हमारा कितना, ध्यान रखिएगा ये माइनस इस कोष्टक के बाहर है, पावर में नहीं है, इनके साथ वो अलग है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ, जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 4,814 रुपये, 8,814.2 रुपये आपकी इसकी एनुअल इंस्टॉलमेंट आपको देखने को मिलेगी। जब आप सॉल्व करेंगे तो आप इसको सॉल्व करना, तब आप देखना इतना ही आपका आंसर आएगा। तो ये हमारा था कि हमें अब 90% पैसा यानी 2,70,000 रुपये इससे मिले, और बिल्डिंग कॉस्ट में कितना बचा हमारा सिर्फ 30,000 रुपये, और 30,000 रुपये हमारी क्या हो जाएगी इसकी 3 लाख का 10% 30,000 होता है, 10% हमें स्क्रैप वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमारा हो गया टोटल, जब यानी हम जमा करते रहे अगर लाभकारी यानी 30 साल तक हम जमा करते रहेंगे तब हमें इसमें देखने को क्या मिलेगा कि 100% हमें पैसा देखने को वापस हमें मिल जाएगा। अब आगे बात करते हैं इसके सैल्वेज वैल्यू के। अब देखिए बात आती है सिर्फ और सिर्फ किसकी कंडीशन रह गई, ये सिर्फ हमारी कहानी रह गई कि सिर्फ कि देखें सिंकिंग फंड हो गया। अब सिंकिंग फंड के बाद आती है सैल्वेज वैल्यू की बात।
तो अब 10% की भी बात, अब 10% के बारे में कुछ सोच लें हम क्या करना है। तो देखें सैल्वेज वैल्यू क्या है, किसी भी स्ट्रक्चर को, यानी ये स्ट्रक्चर हमारा पुराना हो गया और इस स्ट्रक्चर को हमें क्या कर देना है, इसको हमें बेच देना है। तो इस स्ट्रक्चर को बेच देंगे तो हमें बेचने के लिए क्या करना होगा, यानी इसकी लाभकारी आयु समाप्त हो गई। तो लाभकारी आयु यानी यूटिलिटी पीरियड खत्म होने के बाद हम क्या करते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर को हम बेच देते हैं। तो कैसे बेचते हैं, यानी खड़ी अवस्था में बिना गिराए, यानी इसका हमें डिमोलाइजेशन नहीं करवाना है, अभी इसको हमें डिमोलाइजेशन बिना कराए, यानी खड़ी अवस्था में जैसा ये बना हुआ है स्ट्रक्चर वैसा का वैसा ही, तो खड़ी अवस्था में बिना गिराए, बिना तोड़े, बिना फोड़े इसको क्या करेंगे, जब स्ट्रक्चर को बेच दिया जाता है तो जो कॉस्ट हमें मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, सैल्वेज वैल्यू कहते हैं। तो इट इज द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ यूटिलिटी पीरियड, यानी ये एक ऐसी वैल्यू है जो उसकी लाभकारी आयु के अंत में हमें मिलती है, विदाउट बीइंग डिसमेंटेड, यानी बिना तोड़े फोड़े, यानी किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी संपत्ति को बिना गिराए खड़ी अवस्था में लाभकारी आयु के बाद जो बेचते हैं और जो हमें प्राप्त होता है पैसा, जो मूल्य हमें मिलता है, जो वैल्यू हमें मिल रही है, उस वैल्यू को हम सैल्वेज वैल्यू कहते हैं। ध्यान रखेंगे एक बात और कि इट डज नॉट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ डिमोलाइजेशन एंड डिसमेंटलिंग एंड रिमूवल, यानी कि इसके अंदर स्ट्रक्चर का हम क्या करते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर जो हम इसको बना रहे हैं तो इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या कर डिसमेंटलिंग और रिमूवल का हम क्या करते हैं, कोई भी एडिशन नहीं होता है, यानी इस स्ट्रक्चर के अंदर हमने डिसमेंटलिंग और रिमूवल का पैसा हमने ऐड नहीं किया है। खड़ी अवस्था में बिना तोड़ा ही नहीं है उसके अंदर, तो पैसा क्यों इंक्लूड करेंगे, यानी बिना तोड़े फोड़े खड़ी अवस्था में। इसी तरीके से जब हम इसको जब इसको हम बेचते हैं तो जो पैसा हमें मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, सैल्वेज वैल्यू कहते हैं। तो सैल्वेज वैल्यू हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों होगी पॉजिटिव, खड़ी अवस्था में फ्री में तो देंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो पैसा लेंगे ही, जाहिर सी बात है पॉजिटिव होगी। तो सैल्वेज वैल्यू हमारी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। इसमें डिसमेंटलिंग और रिमूवल की कॉस्ट शामिल नहीं होती है, इसके अंदर हम इंक्लूड नहीं करते हैं। अब बात आती है स्क्रैप वैल्यू या जंक वैल्यू या डिमोलाइजेशन वैल्यू की, कि ये क्या होती है। देखें डिमोलिशन वैल्यू या जंक वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू। अब हमने क्या किया, स्ट्रक्चर को तोड़वा दिया, तोड़वाने के बाद हमें क्या क्या मिलेगा, हमें उसके अंदर कबाड़े, जब हम उसको कबाड़ी वाले को जब हम बुलाएंगे तो कबाड़े वाला क्या करेगा, उसमें क्या खरीद सकता है, वो जो मटेरियल हमारे रिकंस्ट्रक्शन में यूज हो सकते हैं उनको खरीद लेगा। जैसे कि स्टील खरीद सकता है, ब्रिक खरीद सकता है, लकड़ी खरीद सकता है, सैनिटरी मटेरियल खरीद सकता है। तो बहुत सारी चीजें जो हमें बेच देंगे, तो बेचने पर और उसमें गिराने का खर्चा आप काट दीजिए, यानी गिराने का जो हमारा, गिराने के लिए भी तो कुछ पैसा लगेगा, वो काटने के बाद जो हमें नेट अमाउंट हमें वापस मिला, वो अमाउंट हमारा कहलाता है स्क्रैप वैल्यू। तो सबसे पहले समझेंगे कि किसी भी भवन को गिराने के बाद निकली हुई लोहा, ईंट, लकड़ी आदि को बेचने पर जो खर्चा काटने के बाद, यानी गिराने का खर्चा काटने के बाद जो पैसा बचता है उसे हम क्या कहते हैं, स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। और स्क्रैप वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। कैसे, सपोज कीजिए आपने इसको 1 लाख में बेचा, 1 लाख में बेचने के बाद स्क्रैप हमारा उसके अंदर 1 लाख का नहीं निकला, गिराने खर्चा ज्यादा हो गया, तो हमें तो पैसे और देने पड़े, यानी कबाड़े में जो मटेरियल निकला वो 1 लाख का नहीं बिका, तो हमें क्या हुआ, हमें गिराने का खर्चा हमारा 1.5 लाख रुपया आ गया, तो हमें कहीं ना कहीं नेगेटिव में आ गए। तो उस केस में आप कहेंगे कि नेगेटिव वैल्यू हो गई स्क्रैप वैल्यू। दूसरा कि आपने इसको तोड़वाने खर्चा आपका 1 लाख रुपए, लेकिन कबाड़ा आपके इसके अंदर से जो निकला उसको बेचा तो आपको 2 लाख मिले, तो आपको 1 लाख का बेनिफिट हो गया। तो वो हमारा क्या हो गया, वो हमारी वैल्यू जो हो गई वो हमारी पॉजिटिव स्क्रैप वैल्यू हो गई। बराबर भी छूट सकते हैं कि जितने का हमने स्क्रैप था उतने का हमने डिमोलाइजेशन जो हमने करवाया उसमें रिमूवल में हमारा पैसा खत्म हो गया। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि स्क्रैप वैल्यू हमारी जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो स्क्रैप वैल्यू में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। और दूसरा है स्क्रैप वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग मटेरियल, जो हमारा मटेरियल गिराया, जो उसमें से निकला है, डिसमेंटल्ड मटेरियल जो है उसको बेचने पर जो हमें पैसा मिला है, गिराने खर्चा काटने के बाद उसमें हम क्या करते हैं, उसे स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। आगे स्क्रैप वैल्यू ऑफ बिल्डिंग में भी एज अबाउट, देखिए एग्जैक्ट 10% हमेशा ही नहीं होती, हमने कहा है कि नियर बाई, अबाउट, मे बी अबाउट 10% ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, जो हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी उसका लगभग 10% हमें स्क्रैप के फॉर्म में देखने को मिल सकता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने बात की इंपॉर्टेंट
पॉइंट सैलवेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू और सिंकिंग फंड के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ये न्यूमेरिकल आता है कैलकुलेटर। अब ये न्यूमेरिकल आप 1 की पावर कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए जब भी आप एग्जाम देंगे तो उसमें आपको एक कैलकुलेटर मिलता है, उस कैलकुलेटर की मदद से आप इसको, क्वेश्चन आता है पेपर में हमेशा, तो उससे आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर वहां पर रहता है, जब हम ऑनलाइन टेस्ट देते हैं तो उसमें कैलकुलेटर हमें देखने को मिलेगा स्क्रीन पर ही, तो वहां पर आप पूछ सकते हैं, जितने भी हमारे वॉलंटियर्स वहां पर होते हैं उनसे पूछ सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगा, कैलकुलेटर बता देंगे किस तरीके से यूज करना है, तो वो वहां से हम इस क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज क्लास। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।